हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी यूनिट 5 का सेकंड पार्ट, जिसमें हम अपना सेकंड वाला जो भी पार्ट था मेरी यूनिट 5 का उसको कवर करने वाले हैं, जो कि क्या था, प्रोफेशनल एथिक्स। तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का जो पार्ट था वो हमने अभी तक कवर कर लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या है और क्या क्या कॉम्पिटेंस, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं इस प्रोफेशनल एथिक्स के लिए। ठीक है, सबसे पहला आता है कि प्रोफेशनल एथिक्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्क एथिक्स क्या होता है। मतलब किसी भी काम को जब हम करते हैं तो वहाँ पर क्या क्या एथिक्स की ज़रूरत होती है, वो है मेरा वर्क एथिक्स। तो वर्क एथिक्स क्या है? वर्क एथिक्स इनकम्पास द मॉरल एडवांटेजेस गेन थ्रू डेडिकेशन एंड डिलिजेंस इन वंस वर्क। इसका क्या मतलब हुआ? वर्क एथिक्स क्या होता है कि वर्क एथिक्स का मतलब है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि अपने काम की तरफ, उसका कोई भी काम हो सकता है, वहाँ पर अगर वो अपना पूरा डेडिकेशन और अपनी पूरी हार्डवर्क से अगर अपना काम करता है तो वो होता है मेरा वर्क एथिक्स। एंड इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड मेयर फीलिंग्स और ओपिनियंस रिगार्डिंग वंस जॉब एंड वर्क प्लेस टू इंक्लूड एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल एज वेल एज कमिटमेंट टू द प्रोफेशन। तो इसके अंदर और भी चीज़ें आ जाती हैं। मतलब एक तो चीज़ ये हो गई कि आप अपने काम की तरफ कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है, कितना ज़्यादा डिलीजेंसी से अपना काम कर रहे हैं। तो एक पहला एस्पेक्ट ये हो गया मेरा वर्क एथिक्स का। दूसरा एस्पेक्ट जो है वो है कि क्या मेरा ओपिनियन है अपनी जॉब के अकॉर्डिंग। मतलब मैं अपनी जॉब को कैसा समझती हूँ। कुछ लोग होते हैं कि जो अपनी जॉब से पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं होते हैं, उनको वो बस क्या कर रहे हैं कि वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए, पैसा कमाने के लिए, फिजिकल फैसिलिटीज़ के लिए अपना काम कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जॉब को एंजॉय करते हैं। तो ये है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस एक किसी भी पर्सन के जॉब के अकॉर्डिंग। उसके बाद उसकी जो वर्क प्लेस है जहाँ पर वो काम करता है, जो भी अपना वर्क करता है, उस वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग उसका क्या ओपिनियन है, ये चीज़ें यहाँ पर आ गई। उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उसकी स्किल्स क्या है, उसके पर्टिकुलर वर्क को लेके वो चीज़ मेरे वर्क एथिक्स के अंदर आती है। एंड अ पर्सन्स वर्क एथिक्स रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल क्वालिटीज ऑफ देयर कैरेक्टर। और जो किसी भी पर्सन का जो वर्क एथिक्स होता है वो क्या डिफाइन करता है? वो डिफाइन करता है उस पर्सन का जो कैरेक्टर है वो, मतलब उसके जो कैरेक्टर की जो क्वालिटीज़ होंगी कि उसका कैरेक्टर कैसा है, उस कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करने का काम भी मेरा वर्क एथिक्स करता है। तो वर्क एथिक्स क्या है? वर्क एथिक्स है कि कोई भी पर्सन जो अपने काम को लेके डेडिकेटेड है, डिलीजेंटली है, हार्डवर्क कर रहा है अपने काम में, वो जो सब चीज़ें किस में आ गई? वो सब चीज़ें मेरी वर्क एथिक्स में आ गई। और वर्क एथिक्स के अंदर इसके अलावा कौन सी चीज़ें आ गई? इसके अलावा किसी भी पर्सन का क्या ओपिनियन है, क्या वो सोचता है अपने काम के लिए, वो सब चीज़ें, और अपनी वर्क प्लेस के लिए उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या उसकी स्किल्स हैं वो। और ये जो वर्क एथिक्स है किसी भी पर्सन का, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? उसकी क्वालिटी, कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है, उसका कैरेक्टर बेसिकली कैसा है, वो मेरा वर्क एथिक्स रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अब आता है कि वर्क एथिक्स के अंदर गाइडलाइंस क्या है। तो गाइडलाइंस फॉर वर्क एथिक्स क्या होती हैं? इसमें क्या आता है कि क्या क्या चीज़ें मेरी वर्क एथिक्स के अंदर इंक्लूडेड है। सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला है मेरा फॉस्टर पॉजिटिव रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स, कंसल्टेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स अफिलिएटेड विद द कंपनी। तो अगर हमें वर्क एथिक्स के अंदर रहकर अपना काम करना है, मतलब एथिक्स के अंदर हमें ऐसी चीज़ें करनी है जो एथिकल हो, जो सही हो, तो उसके लिए हमें यहाँ पर, और कहाँ पर करनी है, वो वर्क प्लेस पे करनी है। तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस है? सबसे पहली गाइडलाइन है कि हमें पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने हैं। मतलब सही रिलेशनशिप बनाने हैं, पॉजिटिवली बनाने हैं। किसके साथ? जिसके साथ भी हम लोग डील कर रहे हैं वर्क प्लेस में, उसके साथ। चाहे वो क्लाइंट हो जिसको हम लोग सर्व कर रहे हैं अपनी सर्विस, चाहे वो कंसल्टेंट्स हो, या फिर वो कॉन्ट्रैक्टर्स हो, या फिर जो बाकी सारे जो हमारी कंपनीज के साथ जो स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, वो जो जुड़े हुए हैं, वो हमारी कंपनी के साथ, उनके साथ हमें एक पॉजिटिव रिलेशन रखना है। वहां पर हमें किसी भी तरह का नेगेटिव या फिर नेगेटिविटी नहीं रखनी है किसी भी पर्सन के साथ वर्क प्लेस में। तो पहला पॉइंट हो गया कि हमें पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने हैं हर एक पर्सन के साथ जो भी कंपनी में प्रेजेंट है, चाहे वो क्लाइंट हो, कंसल्टेंट हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, या फिर दूसरा कोई स्टेक होल्डर हो। दूसरा आता है अधेयर टू ऑल रेलिवेंट लीगल रेगुलेशन गवर्निंग बिजनेस एक्टिविटी। इसका क्या मतलब है कि हमें उन सब चीज़ों के साथ कंप्लाई करना चाहिए, हमें उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग ही रहना चाहिए जो कि रूल्स और रेगुलेशंस मेरे कंपनी के अंदर बने हुए हैं, जो भी लीगल हैं, जो भी रेगुलेशंस मेरी कंपनी ने मुझे बनाए, मतलब दिए हुए हैं कि आपको इन रूल्स और रेगुलेशंस के साथ चलना है, इन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है। तो ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरे वर्क एथिक्स के अंदर आता है कि मैं उन रूल्स और रेगुलेशंस को, उनको समझूं और उनके अकॉर्डिंग अपना काम करूं।
तीसरा आता है रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग और रिसीविंग ब्राइब्स इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग मील्स, गिफ्ट्स और एंटरटेनमेंट। अब इसका क्या मतलब है, ब्राइब का क्या मतलब होता है, ब्राइब्स का मतलब होता है रिश्वत देना। तो हमें क्या करना है कि हमें वर्क एथिक्स के गाइडलाइंस जो बोलती है वो ये बोलती है कि हमें ब्राइब ना लेना है ना किसी को देना है। तो हमें ना रिश्वत लेनी है ना किसी को देनी है और किसी भी फॉर्म में नहीं देनी है। किसी भी फॉर्म में का क्या मतलब है कि हमें किसी भी फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करनी है ना किसी को देनी है, चाहे वो मील्स मतलब कि खाने के फॉर्म में हो, या फिर हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, या फिर किसी से गिफ्ट ले रहे हैं, या फिर कोई भी एंटरटेनमेंट। मतलब इन शॉर्ट हमें किसी भी तरह की रिश्वत ना लेनी है किसी से और ना किसी को देनी है। चौथी है मेरी सेफगार्ड ऑल कॉन्फिडेंशियल एंड प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के अंदर रहने पर हमें क्या करना है कि हमें जितनी भी इंपॉर्टेंट और जितनी भी कॉन्फिडेंशियल जो भी इंफॉर्मेशन है मेरी कंपनी से रिलेटेड, वो मुझे किसी दूसरी कंपनी को या फिर बाहर भी कहीं पर बतानी नहीं है। उस जो इंफॉर्मेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मेरी कंपनी के अंदर जो कि कॉन्फिडेंशियल है, जिसको सीक्रेट रखा गया है, उसको हमें कंपनी के अंदर ही सेफ गार्ड करना है। सेफ गार्ड करने का मतलब है कि हमें उस इंफॉर्मेशन को बचा के रखना है, उसको सीक्रेटली रखना है, उसको किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करना है। पांचवा है अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट विद द एम्प्लॉयर एंड अपहोल्ड लॉयल्टी। और इसमें क्या करना है कि जो भी एम्प्लॉयर होगा उसके साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं वो मुझे यहाँ पर अवॉइड करने चाहिए और अपनी लॉयल्टी सही से रखनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी एम्प्लॉयर है वहां पर उस केस में हमें जो भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं उसको हमें पीसफुली रिजॉल्व करना चाहिए और अपनी लॉयल्टी मुझे एज इट इज रखनी चाहिए, मुझे डिसलॉयल नहीं होना चाहिए। तो ये है मेरी गाइडलाइंस मेरी वर्क एथिक्स की। आप लोग चाहो तो इसमें और ज़्यादा गाइडलाइंस इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन इसमें फिलहाल अभी मेन जो बेसिक गाइडलाइंस है वो मैंने बता दी कि सबसे पहले है कि हमें पॉजिटिव रिलेशनशिप रखना है हर एक मेंबर के साथ जो भी मेरी कंपनी के अंदर है। दूसरा है कि मुझे रूल्स और रेगुलेशंस के साथ ही चलना है। तीसरा है कि मुझे किसी भी फॉर्म में ना रिश्वत देनी है ना रिश्वत लेनी है। फोर्थ पॉइंट है कि मुझे जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो मुझे सेफ गार्ड करके रखनी है, मुझे प्रोटेक्ट करके रखनी है, मुझे उसको कंपनी से बाहर नहीं जाने देना है। और पांचवा है कि मुझे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है एम्प्लॉयर के साथ। ठीक है, अब हमारा मेन टॉपिक जो कि है प्रोफेशनल एथिक्स। अब ये प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, हमने वर्क एथिक्स तो पढ़ लिया। प्रोफेशनल एथिक्स होता है, प्रोफेशनल एथिक्स encompasses the set of principles, moral standards and guidelines that individual in a particular professions are expected to adhere to। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब वही है जैसे हमने एथिक्स पढ़ा कि एक पर्टिकुलर जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए हमें क्या क्या ऐसी चीजें चाहिए कि हम एथिकली अपना काम करें, वो मेरा वर्क एथिक्स था। प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब यही है कि किसी भी प्रोफेशन में रह के हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी है ताकि हम अपना जो वर्क है उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में वो एथिकल वे में कर पाए, वो मेरी प्रोफेशनल एथिक्स होती है। और प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर क्या होते हैं कि बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। तो प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर बहुत से सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स गिवन हैं, कुछ गाइडलाइंस हमें दी हुई हैं जो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सब हमें बहुत से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में दे रखा है, जो कि क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल जो कि एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर है उसको इन सब चीज़ों को समझना चाहिए और इनके अकॉर्डिंग रहना चाहिए। उसके बाद है इट रिप्रेजेंट्स द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट प्रोफेशनल्स आर ऑब्लाइज्ड टू होल्ड बाय वर्च्यू ऑफ देयर प्रोफेशनल स्टैंडिंग। और इसके अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं प्रोफेशनल्स के लिए जो भी किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, जो कि क्या है, जो कि ऑब्लाइज्ड है, मतलब उनको ये काम करना ही चाहिए, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग ही अपना काम करना चाहिए। फिर है थर्ड, प्रोफेशनल एथिक्स इन्वॉल्व्स द प्रैक्टिस एंड स्टडी डेडिकेटेड टू अंडरस्टैंडिंग द मॉरल प्रिंसिपल्स रेलिवेंट टू अ स्पेसिफिक प्रोफेशन। वही चीज़ बार बार लिखी हुई है कि मॉरल स्टैंडर्ड्स के फॉर्म में हमें यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं और किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशन में जो भी इंडिविजुअल वर्क कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, उसको इन सब चीज़ों को समझना चाहिए और इनके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। फिर है ईच प्रोफेशन इंटेल इट्स ओन डिस्टिंक्ट एथिकल ड्यूटीज। और इसमें अलग अलग प्रोफेशन के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि हर एक प्रोफेशन की जो ड्यूटीज़ हैं, जो भी वर्क है, जो भी चीज़ें हैं, वो अलग अलग होंगी। तो उसके हिसाब से जो भी एथिकल ड्यूटीज़ होंगी वो हर एक प्रोफेशन वाइज चेंज होती रहती हैं। पांचवी है इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग दिस कॉन्सेप्ट इज ऑफन रिफर्ड टू एज इंजीनियरिंग एथिक्स। इट इज नॉट अ स्टैटिक डॉक्ट्रिन बट रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन अगेंस्ट इवॉल्विंग स्टैंडर्ड्स। तो इंजीनियरिंग के फील्ड में ये जो पूरा प्रोफेशनल एथिक्स का सब्जेक्ट है वो एक कॉन्सेप्ट बन गया है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंजीनियरिंग एथिक्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज तो ठीक है कि हमारे अंदर एक अच्छी समझ आ जाए चीज़ों की, राइट अंडरस्टैंडिंग आ जाए और हमें समझ में आ जाए कि ह्यूमन बीइंग क्या है, को एग्जिस्टेंस है सेल्फ और बॉडी का, वो तो ठीक है, वो हमें क्यों पढ़ना है, वो तो हमें समझ में आ गया। लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स से हमें क्या मतलब है,
प्रोफेशनल एथिक्स इसीलिए है क्योंकि जब हम इंजीनियर्स बनेंगे या फिर हम किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे तो वहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें सही से रखनी चाहिए, हमारा जो बिहेवियर है वो एथिकल होना चाहिए, कैसे कैसे हम अपने वर्क प्लेस पे जाके वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस अच्छा कर सकते हैं, वहाँ की जो चीज़ें हैं उसको बेटरमेंट कर सकते हैं, उसके लिए प्रोफेशनल एथिक्स का सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है ताकि जब हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाएँ वहाँ पर हमें प्रॉब्लम ना हो, वहाँ की चीज़ों के साथ हम ईजिली क्या कर सकते हैं कि ईजिली हम वहाँ पर एडजस्ट कर सकें, इसीलिए हमें प्रोफेशनल एथिक्स का सब्जेक्ट यहाँ पर एक छोटे से फॉर्म में समझाया गया है। ठीक है, अब आता है मेरा, जैसे मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ें मेरी इंपॉर्टेंट है या फिर क्या क्या चीज़ें मेरी कॉम्पिटेंस है मेरी प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर, जो हमारा टॉपिक भी है कि कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स। मतलब प्रोफेशनल एथिक्स है मतलब एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में जब कोई इंडिविजुअल होगा वहाँ पर उसको जो एथिकल बिहेवियर रखना है उसके लिए उसको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तब वो एक प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर आएगा, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्रोफेशनल एथिक्स इन्वॉल्व्स कल्टिवेटिंग एथिकल बिहेवियर अलोंगसाइड प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी। तो ये चीज़ तो ऑब्वियस है कि अगर प्रोफेशनल एथिक्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है जो कि एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में है तो वहाँ पर तो उसकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब वो जिस भी प्रोफेशन में हो, वो इंजीनियर हो वो या फिर किसी भी प्रोफेशन में हो, वहाँ पर तो वो प्रोफिशिएंट हो ही, वहाँ पर तो वो अच्छा हो ही, उसके साथ साथ उसका जो बिहेवियर है वो भी एथिकल होना चाहिए, वो भी सही होना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है अचीविंग एथिकल कॉम्पिटेंस विद इन अ प्रोफेशन इज पैरामाउंट एंड रिक्वायर्स ऑनगोइंग वैल्यू एजुकेशन टू इंस्टिल द राइट अंडरस्टैंडिंग सिंस द प्रोफेशन इज ओनली अ सेगमेंट ऑफ वंस ओवरऑल एक्टिविटीज कॉम्पिटेंस इन इट रिफ्लेक्ट्स वंस ब्रॉडर एथिकल कॉम्प्रिहेंशन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे मैंने बताया था कि प्रोफेशनल एथिक्स में क्या होता है कि पूरा प्रोफेशनल एथिक्स या फिर पूरी जो यूनिट 5 है उसका जो बेस है वो बेस है पूरा राइट अंडरस्टैंडिंग, या फिर ऐसे कहे कि पूरा यूएचवी का जो बेस है वो यही है राइट अंडरस्टैंडिंग। जैसे हमने यूनिट 1 में ही पढ़ा था कि हम जब ऑर्डर्स देख रहे थे या फिर हम देख रहे थे कि हमें किस सीक्वेंस में सबको प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो हमने सबसे पहला प्रायोरिटी किसको दिया था? राइट अंडरस्टैंडिंग को दिया था। तो यहाँ पर भी पूरी यूनिट 5 का जो बेस है वो राइट अंडरस्टैंडिंग है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि अगर हमें एथिकल कॉम्पिटेंस को अचीव करना है किसी भी प्रोफेशन में या फिर इन शॉर्ट हमें प्रोफेशनल एथिक्स को अचीव करना है तो वहाँ पर जो कॉम्पिटेंस आता है वो ये चीज़ है कि हमें समझना चाहिए कि वैल्यू एजुकेशन को, तो वैल्यू एजुकेशन को जब हम समझेंगे, जब वैल्यू एजुकेशन को अच्छे से एनालाइज करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तब हमारे अंदर वो क्या इंस्टिल करेगा, क्या वो हमारे अंदर बिल्ड करेगा, वो हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ को बिल्ड करेगा और ये मेरा बेस बनाएगा प्रोफेशनल एथिक्स का। तीसरा है की फीचर कैरेक्टराइजिंग दिस कॉम्पिटेंस। अब इसके अंदर जो भी ये जो कॉम्पिटेंस है मेरी प्रोफेशनल एथिक्स की उसके की फीचर्स क्या है वो यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले है क्लैरिटी रिगार्डिंग होलिस्टिक ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर क्या है कि हमें जो भी होलिस्टिक ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स है, अब ये होलिस्टिक क्या वर्ड है? होलिस्टिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो कि पोल्यूशन को हार्म ना करे। इन शॉर्ट समझ लो कि होलिस्टिक का मतलब है कि हम करंट या प्रेजेंट स्टेट से यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इन शॉर्ट इतना समझ लो, अभी आगे ये टॉपिक आएगा। तो होलिस्टिक ह्यूमन ऑब्जेक्टिव को की हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर क्या आ गया? इसके अंदर आ गया कि हमें हार्मनी को समझना है, उसको अचीव करना है, उसकी कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी और को एग्जिस्टेंस विद इन द यूनिवर्सल ह्यूमन फ्रेमवर्क। मतलब यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के अंदर जितनी जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो को एग्जिस्टेंस हो गई, हार्मनी हो गया, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं इनकी सही समझ होना, इनको अचीव करना, ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा है सेल्फ अश्योरेंस ग्राउंडेड इन सेल्फ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस रोल्स इन ब्रॉडर कॉन्टेस्ट। तो इसमें क्या आ गया कि वही चीज़ है कि जैसे मैंने बताया था कि लेवल्स की बात है, तो यहाँ पर भी हम फर्स्ट लेवल को डील कर रहे हैं कि हमें अपने अपने बारे में पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पर बताया भी गया है कि हमें सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, हम खुद से अवेयर होने चाहिए, हमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते रहना चाहिए ताकि हमें एक ब्रॉडर ओवरव्यू मिले अपने लिए कि हम कैसे हैं। फिर आता है बिहेवियर फॉस्टरिंग म्यूचुअल फुलफिलमेंट। उसके बाद तीसरा होता है कि हमारा जो बिहेवियर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो कि म्यूचुअल फुलफिलमेंट क्रिएट करे। तो अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिसिंग एथिकल कंडक्ट, रिकॉग्नाइजिंग इट्स लिंक। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि हमें क्या करना है, हमारा जो बिहेवियर है वो म्यूचुअली फुलफिलिंग होना चाहिए और इससे क्या होगा, हम समझ पाएंगे और प्रैक्टिस भी कर पाएंगे एथिकल कंडक्ट को, जिसको हम लोग वर्क एथिक्स यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो हमने पिछले वाले वीडियो में भी पढ़ा था कि जो हमारा कंडक्ट है या फिर जो हमारा बिहेवियर है वो एथिकल होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। फोर्थ है मेरा
हारमोनियस एंगेजमेंट विथ नेचर, और इसके साथ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा नेचर के साथ एक हारमोनी वाला एंगेजमेंट होना चाहिए। हम जब नेचर के साथ इंटरेक्ट करें तो एक हारमोनियस वे में करें, हम नेचर को एक्सप्लॉइट ना करें, हम नेचर को क्या करें, हम नेचर को नर्चर करें और उसको प्रोटेक्ट करें और नेचर का एक्सप्लॉइटेशन ना करें। तो अटेनिंग सेल्फ सफिशिएंसी इन मीटिंग फिजिकल नीड एंड असेसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, तो इसके अंदर क्या आ गया कि हम सेल्फ सफिशिएंट बने, हम खुद से ही अपनी फिजिकल नीड का असेसमेंट करें, हम चेक करें कि हमें कितनी फिजिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ हमारी जब हम ये सब कर रहे हैं, जब फिजिकल फैसिलिटीज़ को गैदर कर रहे हैं, तो उससे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या पड़ रहे हैं उसको भी हमें एक्सेस करना आना चाहिए, उसको भी हमें समझना आना चाहिए। लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल एंड पीपल सेंट्रिक टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन सिस्टम। अब सस्टेनेबल एंड पीपल सेंट्रिक टेक्नोलॉजीज का मतलब क्या है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज जो कि प्रॉफिट सेंट्रिक ना हो। प्रॉफिट सेंट्रिक का मतलब क्या है, प्रॉफिट सेंट्रिक का मतलब है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज जो कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए बनाई गई हैं, तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज पे फोकस नहीं करना है, हमें पीपल सेंट्रिक टेक्नोलॉजीज पे फोकस करना है, जिनका मेन टेक्नोलॉजीज का पर्पस होना चाहिए कि वो पीपल की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ना कि प्रॉफिट के लिए हो। तो ये मेरा 4th पॉइंट हो गया। अब आता है मेरा होलिस्टिक टेक्नोलॉजी, लेकिन होलिस्टिक टेक्नोलॉजी में मेन आता है कि हमें होलिस्टिक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो होलिस्टिक टेक्नोलॉजी मैंने बताया, होलिस्टिक टेक्नोलॉजी क्या है कि प्रेजेंट स्टेट से हम यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। सो होलिस्टिक अप्रोच इनहेरिटली अलाइंस विद ओवर आर्किंग ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। वही ओवर आर्किंग ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स का वही मतलब है कि हम ओवर आर्क कर रहे हैं, मतलब हम अपने प्रेजेंट स्टेट से यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। वही चीज़ है मेरी होलिस्टिक टेक्नोलॉजी, और होलिस्टिक में किसी भी तरह का हम हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं अपने नेचर को। फिर है द डेवलपमेंट ऑफ सच टेक्नोलॉजीज एंड सिस्टम इज गाइडेड बाय 3 ओवरआर्किंग क्राइटेरिया। और ये जो टेक्नोलॉजीज हैं या फिर जो सिस्टम्स हैं जो कि पीपल फ्रेंडली हैं और इको फ्रेंडली हैं, उसमें हम 3 क्राइटेरियाज को ले रहे हैं, जैसे कि अलाइनमेंट विद अप्रोप्रिएट नीड्स एंड लाइफस्टाइल। मतलब जो भी हम टेक्नोलॉजीज बनाएंगे, जो भी हम सिस्टम बनाएंगे, वो अलाइन होनी चाहिए, वो जुड़ी होनी चाहिए किसके साथ, जो भी हमारे नीड्स है पीपल की वो, और उनकी लाइफस्टाइल के साथ। दूसरा है मेरी यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन। तो जो भी मेरी टेक्नोलॉजीज होंगी, जो भी मेरे सिस्टम्स होंगे, उनकी जो डिज़ाइन होनी चाहिए वो यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, ताकि जो भी पर्सन है, जो भी लोग हैं, जो भी सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं, उनको ईज हो, उनको ईजिली वो अपना काम कर सके। तीसरा है मेरा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि जब वो सिस्टम्स हैं या टेक्नोलॉजीज हैं, जब वो अपना काम कर रही हो, तो वो इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म ना पहुंचाएं। तो ये चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तीसरा है मेरा इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर टेक्नोलॉजीज। अब जो टेक्नोलॉजीज है, तो ये ऐसे ऐसे नहीं आता है, ये हो सकता है ऐसे पूछ ले कि इवैल्यूएशन क्राइटेरिया टेक्नोलॉजीज के लिए क्या होना चाहिए होलिस्टिक अल्टरनेटिव की तरफ जब हम जा रहे हैं तब। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई। सबसे पहला होना चाहिए कि जो भी टेक्नोलॉजी हम क्रिएट कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम बना रहे हैं, वो क्या करना चाहिए, वो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो प्रॉफिट के लिए नहीं होना चाहिए, वो ह्यूमन की जो नीड्स हैं उसको सही भाषा में, सही तरह से उसको फुलफिल करनी चाहिए। दूसरा है मेरा हार्मनी विद नेचुरल एनवायरनमेंट। तो वही चीज़ यहाँ पर भी थी कि वो जो नेचर है उसको एक्सप्लॉइट ना करे, नेचर को फुलफिल करे। फिर है मेरा यूटिलाइजेशन ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। और ये चीज़ यहाँ पर अलग आ गई कि यहाँ पर क्या है कि जो भी हम टेक्नोलॉजी बनाए, उसका जो मेन मोटो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूटिलाइज करे। अब रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं, रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं ऐसे रिसोर्सेज जो कि इनएग्जॉस्टिबल होते हैं। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज जो कि टाइम के साथ डिप्लीट ना करे, जो कि टाइम के साथ खत्म ना हो। जैसे कि अभी हमारे प्रेजेंट स्टेट में क्या हो रहा है, ज़्यादातर केस में जो कोल है या फिर जो कोयला है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना, उसको हम जलाते हैं, उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो भी कोल है क्या हो रहा है, वो डिप्लीट होना शुरू हो गया, वो खत्म होना शुरू हो गया है। तो हमें ऐसी चीज़ पे रिलाई नहीं करना चाहिए जो कि प्रेजेंट फ्यूचर में क्या हो सकता है, वो खत्म हो सकता है। तो हमें रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जाना चाहिए जो कि ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो टाइम के साथ खत्म नहीं होंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया सोलर एनर्जी। तो जैसे सोलर पैनल्स आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में आ गए हैं, अभी भी इतना यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ लोग यूज़ कर रहे हैं सोलर पैनल्स, क्योंकि उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादातर घरों में सोलर पैनल्स अभी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके सोलर पैनल्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगेंगे। तो हमें रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज तरफ जाना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो वो पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करते हैं, जैसे कि कोल जब हम उसको बर्न करते हैं वो करता है। दूसरी चीज़ है कि इनएग्जॉस्टिबल है, तो उसको ख़त्म होने का कोई भी खतरा यहाँ पर नहीं होता है।
फिर है मेरा कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड एनर्जी एफिशिएंसी। तो हमें टेक्नोलॉजीज के अंदर कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखनी चाहिए कि वो कितनी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है एंड एनर्जी एफिशिएंट है। तो यही मेरे था ना इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर टेक्नोलॉजी, तो उसी के अंदर कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, मतलब वो बहुत ज़्यादा महंगी ना हो, जो भी नॉर्मल पीपल है वो उसको अफोर्ड कर पाए, और एनर्जी एफिशिएंसी भी उसके अंदर होनी चाहिए। पांचवा है मेरा सेफ्टी एंड यूजर फ्रेंडलीनेस। तो ये तो था ही कि जो यूजर्स हैं उनकी सेफ्टी होनी चाहिए और वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। फिर है मेरा नॉन हार्मफुल टू हेल्थ। तो जो भी मेरी टेक्नोलॉजी है वो हेल्थ के पर्पज से हार्मफुल नहीं होनी चाहिए, वो नॉन हार्मफुल होनी चाहिए। फिर है मेरा प्रोडक्ट शुड बी रिसाइकलेबल। तो जो भी प्रोडक्ट्स मेरे टेक्नोलॉजी से निकलेंगे वो रिसाइकलेबल होने चाहिए, मतलब एक बार वो बन गए, उनको यूज कर लिया तो हम उसको दोबारा से रिसाइकिल कर सके। तो ये चीज मेरी टेक्नोलॉजीज के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। फिर है मेरा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, प्लांट, एनिमल एंड मटेरियल रिसोर्सेज। और जो मेरा लास्ट पॉइंट है वो है कि हमें इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है किसको, ह्यूमन, प्लांट, एनिमल और मटेरियल रिसोर्सेज को अपनी टेक्नोलॉजीज में। तो ये जो रिसोर्सेज हैं हमें इनको इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे, तब मेरी एक टेक्नोलॉजी जो है वो मेरे होलिस्टिक जो भी अल्टरनेटिव है उसके अकॉर्डिंग बन पाएगी। फिर है मेरा एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड प्रोटेक्शन सिस्टम बेस्ड ऑन होलिस्टिक। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है ऐसे टेक्नोलॉजीज या फिर प्रोडक्शन सिस्टम का जो कि होलिस्टिक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था सोलर एनर्जी डिवाइसेस, तो यहाँ पर ऐसे एनर्जी डिवाइसेस है जो कि सोलर एनर्जी पे बेस है, इसलिए इनको सोलर एनर्जी डिवाइसेस कह रहे हैं। तो ये किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं कि आप पॉल्यूशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए इस होलिस्टिक के अंदर आ गए, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ज़्यादातर इनकी कॉस्ट नहीं आती है। सेकेंड है मेरा सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्निक्स। अब ये कैसे आ गया, ये जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा। थर्ड है मेरा वाटरशेड मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर भी कुछ वाटर से रिलेटेड मैनेजमेंट हो रहा है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। फोर्थ है मेरा बायोमास बेस्ड एनर्जी टेक्नोलॉजीज। बायोमास क्या होता है, बायोमास मेरा बायोमास जो होता है वो भी बोल सकते हैं कि जो मुझे फॉरेस्ट में जो भी रेसिड्यूज मिलते हैं, जो भी ह्यूमन रेसिड्यू होते हैं, ये सब मेरे बायोमास के अंदर आते हैं। तो वहां से जो हमें बायोगैस मिलती है उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी मेरा रेन्यूएबल रिसोर्स के अंदर आता है। फिफ्थ है मेरा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो सस्टेनेबल वर्ड यहाँ पर आ गया है, इसलिए ये भी मेरा होलिस्टिक प्रिंसिपल के अंदर है। और सिक्स है मेरा इको फ्रेंडली सैनिटेशन टेक्नोलॉजीज। अब ये क्योंकि इको फ्रेंडली है तो ये किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करेगा, इसलिए ये होलिस्टिक अल्टरनेटिव के अंदर आ गया। तो ये सब मेरे हो गए एग्जाम्पल्स, और ये मेरी हो गई कि मेरी टेक्नोलॉजीज के अंदर कैसी कैसी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, एक बार मैं और रिवाइज करवा देती हूँ कि इंपॉर्टेंस ऑफ होलिस्टिक टेक्नोलॉजी क्या है। होलिस्टिक टेक्नोलॉजी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ताकि हम अपने प्रेजेंट स्टेट से यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की तरफ जा सके, इसीलिए हम होलिस्टिक टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हमें कैसे सच टेक्नोलॉजीज एंड सच सिस्टम्स में क्या क्या तीन चीजें आ गई। सबसे पहले आ गई कि वो जो पब्लिक की नीड्स है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी ऐसी सिस्टम बना दें जो पब्लिक की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर रही है, पब्लिक की लाइफस्टाइल से एकदम अलग है, पब्लिक की नीड को ही सॉल्व नहीं कर रही। तो ऐसी टेक्नोलॉजी ऐसे सिस्टम का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसे सिस्टम बनाने हैं जो पब्लिक की नीड्स को सही से फुलफिल कर सके। ठीक है, फिर आता है मेरी यूजर फ्रेंडली डिजाइन और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मतलब किसी भी तरह का एनवायरमेंट को पॉल्यूट ना करें। फिर आता है मेरा टेक्नोलॉजी, इसका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया कि पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को जब हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, जब हम उसको चेक कर रहे हैं कि वो होलिस्टिक अल्टरनेटिव को कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वहां पर कौन कौन से क्राइटेरिया लगेंगे वो चीज यहाँ पर है कि वो ह्यूमन नीड को फुलफिल करे, नेचर को एक्सप्लॉइट ना करे, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करे, कॉस्ट इफेक्टिव हो, यूजर फ्रेंडली हो, हेल्थ को हार्म ना पहुंचाए, रिसाइक्लेबल हो और अच्छे से यूटिलाइज करे सारे रिसोर्सेज को। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, अब आता है मेरा छोटा सा टॉपिक जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, मैंने बताया था सस्टेनेबल वर्ड जैसे पीछे वाले एग्जांपल में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज कॉमनली डिस्क्राइब एज द प्रूडेंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स टू फुलफिल करंट नीड व्हाइल एंश्योरिंग द वेलबींग ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो सिंपल सी भाषा में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि हम जो भी रिसोर्सेज है, जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत है, जिन भी रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत है, हम उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज करें और इस वे में यूटिलाइज करें कि वो फ्यूचर जनरेशन को भी मिलती रहे। मतलब जैसे कि अगर मैंने कोल का एग्जांपल लिया था, तो हम कोल को उतना ही यूज़ करें जितना कि हमें ज़रूरत हो, हम उसको ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना करें और ऐसे भी रखें कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसको भी
वो जो कोल है वो मिलता रहे और बहुत लंबे टाइम तक मिलता रहे, ताकि वो भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सके। वो आता है मेरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही चीज यहाँ पर है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज द प्रूडेंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, उनको यूज करना अपनी करंट नीड को फुलफिल करने के लिए। तो हमने अपनी करंट नीड को फुलफिल किया उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके, लेकिन हमारे दिमाग में हमने ये भी इंश्योर किया कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इसको सही से, फ्यूचर जनरेशन भी अपना जो आगे का फ्यूचर है उनका जो फ्यूचर रहे वो सिक्योर रहे, उनकी जो वेलबींग रहे वो सही रहे। ये हमें चीज इंश्योर करनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो इस तरह से मेरी यूनिट 5 यहाँ पर खत्म होती है। हाँ, यूनिट 5 बहुत छोटी सी यूनिट थी और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ईजिली थी मेरे फर्स्ट और फोर्थ यूनिट के कंपैरिजन में। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।